नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जहां कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट से 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया है। अब उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पर केस उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग रही, लेकिन हिजाब पर बैन जारी रहेगा। और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपील करा है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आए। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है। मतलब साफ है कि हिजाब पर बैन जारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हिजाब को लेकर। अब ये 3 जजेस बेंच या 5 जजेस बेंच को जाएगा, उस फैसले को लेकर अभी ये 2 जजेस बेंच का फैसला ये है। 1 जज इज इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, अनदर इज इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट। 1 जज अलाउड ऑल द अपील्स, एक जज ने तो अलाउ कर दिया अपील्स। हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद का हिसाब अब तक पूरा नहीं हुआ। इतना तय है, केस जितना खिंचेगा उतनी ही सियासत भी होगी। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। जस्टिस गुप्ता हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हिजाब मैटर पर। जस्टिस धूलिया ने हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, उनका धन्यवाद। हिजाब रिलीजियस पार्ट है एक, दूसरा रिलीजियस फ्रीडम हमको है, आर्टिकल 1921 हमको रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम को जस्टिस गुप्ता ने नहीं मान पाए शायद, या एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दोनों चीजों में डिफर है, इसलिए लार्जर बेंच से हमको पूरी उम्मीद है कि हमको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बच्चियां अच्छी एजुकेशन ले और रिलीजियस बंधन उन पे नहीं हो। ये दोनों चीजें जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि रिलीजियस फ्रीडम भी रहना। बेसिकली तो ये इशू इतना बड़ा था नहीं, कर्नाटक में डिसाइड होना था, लेकिन क्योंकि कर्नाटक में पॉलिटिकल मच जाने की वजह से और पॉलिटिकल गतिविधि आगे हो जाने की वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। आज के फैसले से मुझे पूरी उम्मीद है कि जस्टिस धूलिया ने जिन बातों का एक्सेप्ट किया है, लार्जर बेंच उसी पर ध्यान में रखते हुए हमारे रिलीजियस फ्रीडम को भी बरकरार रखेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट है, और इसी तरह बच्चियों को पढ़ाई में उनका हिजाब आड़े ना आए उसको भी जारी रखेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे लोग जो अपने आप में बड़े बड़े लॉ के बोर्ड में बैठ जाते हैं, लेकिन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते कि देश और दुनिया कहां जा रही है, उनको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि आज ईरान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और इस तरह की परिपाटियों को जिस तरह से खत्म करना चाहिए उसके पक्ष में वो यदि बात करते हैं तो निश्चित रूप से सही है। लेकिन जिस तरह से आरिफ मसूद जी की राजनीति है, वो अपने आप में समाज को मुझे लगता है पीछे धकेलना चाहते हैं, महिलाओं को पीछे धकेलना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते रहते हैं। तो फिलहाल अब ये पूरा मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, क्योंकि 2 जजों के अलग अलग इसमें बयान सामने आए, अलग अलग फैसले सामने आए। अब देखना होगा कि आगे ये पूरा मामला क्या कुछ रहता है। फिलहाल जो कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था वो अभी मान्य रहेगा। आगे क्या कुछ रहेगा वो देखना होगा, लेकिन यह विवाद साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया गया। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के साथ प्रवेश पर बैन के इस फैसले में जस्टिस
धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने दोनों पक्षों का तर्क सुनते हुए 10 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुनाया, लेकिन दोनों ही जज की राय मामले पर अलग अलग सामने आई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हिजाब विवाद में आगे क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग बयान निकलकर सामने आए हैं, लेकिन अभी भी इस पर कुछ भी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रही। सिर्फ देश या विदेश तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। ईरान की भी तस्वीरें हमने देखी थी। चलिए इसी मामले पर चर्चा करते हैं। खास पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया है। वसंत शर्मा, एडवोकेट, भोपाल कोर्ट के मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही अनिमेश भार्गव, नेता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस से भी इस वक्त हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल है, एडवोकेट के पास में इस वक्त जाऊंगी, वसंत शर्मा जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सर, आगे अब क्या रहेगा इसमें, क्योंकि दो जजों की अलग अलग राय हमने देखी आज। अब ये मामला बड़ी बेंच तक पहुंच चुका है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दो जब जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है तो बड़ी बेंच की मांग की गई है, क्या फैसला रहेगा आगे, किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब आगे डील किया जाएगा? डबल बेंच में यदि अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन आती है तो ऐसी स्थिति में जो है ये जो है फुल बेंच के लिए या 3 जजेस की या 4 जजेस के बेंच के लिए मैटर को रेफर किया जाता है। ये इसमें ये पोजीशन बनती है। हालांकि ये जरूर है कि उसमें लीगल पॉइंट्स को भी, लीगल एस्पेक्ट को भी देखा जाएगा, और जो ये उनके जो धार्मिक आधार है उनको भी कंसिडर किया होगा। दोनों ही बेंचेज ने इसको कंसिडर जरूर निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि डिफरेंट ओपिनियन आ रही दोनों बेंचेस की, इस वजह से इस मैटर को जो है आगे दूसरी बेंचेस के, मतलब 3 जजेस की बेंचेस की या फुल बेंच के लिए फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, अनिमेश जी के पास चलती हूँ। अनिमेश जी, आपने सुना होगा दो वकीलों की अपनी अपनी राय थी, बचा हुआ सा ये फैसला नजर आ रहा था, क्या कहेंगे? क्यों इस चीज को विवाद बनाया जा रहा है? आज एक तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने धंधे जमाए रखने के लिए महिलाओं को आज ढके रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, महिलाओं को उकसा रहे हैं कि वो हिजाब में। आखिर हिजाब की क्या जरूरत है? आज आप देखिए कितने ही मुस्लिम माहौल देश, कितने ही ऐसे देश जो मुस्लिम है, उन देशों में हिजाब का विरोध हो रहा है या हिजाब का उपयोग नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान जैसा देश जो मुस्लिम धर्म के आधार पे ही देश बना है, वहां पे भी 80% महिला हिजाब का उपयोग नहीं कर रही। ईरान में आप देखेंगे किस तरह से विरोध हो रहा है, महिलाएं अपनी जान देने तैयार है, गोलियां खा रही है, डंडे खा रही है, सड़कों पे बैठी है, लेकिन हिजाब पहनने तैयार नहीं। तो आखिर ये कौन सी ताकतें हैं जो भारत जैसे एक देश में जिसमें सभी धर्म समुदाय मिलकर आपस में भाईचारे से रहती है, वो इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाकर, इस तरह के भेदभाव फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता आपके धर्म में अगर कुछ भी लिखा है आप उसका अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसको पालन कर सकते हैं, लेकिन आपके धर्म विशेष की आपकी जो स्वतंत्रता है वो आपके व्यक्तिगत के लिए है। आप अपने धर्म विशेष की स्वतंत्रता को दूसरे लोगों पर या किसी समाज पर या किसी शहर पर या किसी दूसरे समुदाय पर नहीं थोप सकते हैं। अगर हम आज एक तरफ हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहे हैं, तो हमको सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए, एक दूसरे की स्वतंत्रता की कदर करते हुए, और संविधान में जो बातें हैं, समानता का अधिकार की बातें, उसको पालन करते हुए रहना चाहिए। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमको अधिकार पूरे मिले, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ नीलाभ जी से। नीलाभ जी, ये रिलीजियस कैसे हो गया? मुझे अनिमेश जी की आवाज थोड़ी क्लियर आई नहीं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हिजाब का जो मुद्दा है, ये जनता ने नहीं, भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन जो राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहते, इन्होंने उठाया। तो ये कभी जाप की बात नहीं करेंगे, जब भी बात करेंगे हिजाब की बात करेंगे।
कभी जो मुख्य ये क्या हम ये चर्चा का विषय है क्या आज की तारीख में? देखिए हम चर्चा के बड़े बड़े विषय हैं। आज देश बेरोजगारी संकट से जूझ रहा है, देश में आर्थिक असमानता हो रही है, रुपए का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। अब हम कभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि हमारे कोरोना में बेइलाज लोग क्यों मरे, अनियोजित लॉकडाउन क्यों लगाया गया, सड़कों पर मजदूरों का पलायन क्यों हुआ, मजदूर सड़कों पर क्यों मरे, बेतुक लगी नोटबंदी क्यों हुई, इतने बड़े बड़े मुद्दे उसको हम चर्चा नहीं करते। हम पर चर्चा करते हैं हिजाब पे चर्चा नहीं करते। कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं, हम माहौल अभी से बनाना शुरू करें कि हमें धार्मिक ध्रुवीकरण कर ही। ठीक है नीलाभ जी, मान लेती हूँ आपकी बात कि बीजेपी का स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको तूल तो विपक्ष भी दे रहा है, स्कूल तूल तो विपक्ष भी दे रहा है। अगर विपक्ष बीजेपी के इन बयानों पर अपना जवाब नहीं देगा, आपके आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक की तरफ से ही इस पर बयान दिया गया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हिजाब रिलीजियस पार्ट है। आप भी तो इस पर पूरी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। देखिए एक रिलीजियस पार्ट, आप किसी को उसके धार्मिक, हमारा धार्मिक रूप से पहनने की स्वतंत्रता, ये यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं होता। सिख पगड़ी पहनते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, हम धार्मिक चिन्ह बनाते हैं, ये यूनिफॉर्म का पार्ट थोड़ी ना है। ये तो हर किसी स्वतंत्रता है, हमें हमारे धार्मिक चिन्ह को हम कहीं पहन के जाने के लिए। ये सिद्ध मुद्दा, ये इतना बड़ा लेकिन मुद्दा नहीं था। शिक्षा के मंदिर में अगर सब बच्चे सामान्य है तो सामान्य तौर पर जो यूनिफॉर्म बनी है उसको पहन कर जाइए। देखिए यूनिफॉर्म है, धार्मिक चिन्ह, धार्मिक, आप जैसे आप सिख लोग अगर पगड़ी पहनते तो आप उसे किसी रोक से लगा सकते हैं। मैं ब्राह्मण में रुद्राक्ष धारण कर तो मुझे आप किसी रोक लगा, मैं तिलक लगा जाता हूँ, वो यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, वो एक अलग तरह की एक्सेसरीज है, उसे आप किसी रोक लगा सकते हैं। मुझे मेरी धार्मिक आस्था से आप खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हैं, और नया मुद्दा बना सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों की शिक्षा हो, बच्चे हमारे अच्छे से पढ़े, ये मुद्दा है। अब मुद्दा क्यों ये क्यों नहीं, महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बात करते छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो रहा है, वो सुरक्षा से स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके, वो अपनी पढ़ाई इस पर बात क्यों नहीं होती है? क्यों ऐसी बातें होती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा हो? ठीक है, अनिमेश जी से मैं इस पर सवाल करूंगी, लेकिन वसंत शर्मा जी, ये मुद्दा स्कूल, पढ़ाई और ड्रेस तीन पर आकर अटक गया है। एक तो महिलाओं की बात इसमें की जा रही है, दूसरा इसे रिलीजियस के तौर पर देखा जा रहा है, और बच्चियों की पढ़ाई को लेकर भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। देखिए ऐसा है, इसमें जहां तक पढ़ाई का संबंध है, हिजाब का या इस तरीके के मुद्दे का इससे पढ़ाई से कोई संबंध नहीं किसी तरीके से। एक यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक यूनिफॉर्म में, एक समान ड्रेस में स्कूल शिक्षण संस्थाओं में आए। शिक्षण संस्थाओं का अपना एक नियम होता है, उसके मुताबिक उसको फॉलो करना सभी के लिए। उसमें धर्म, संप्रदाय, ये चीजें बाद में आती हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होने के नाते से आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप शिक्षण संस्था के जो नियम, कानून, कायदे फिक्स किए गए हैं उनका पालन करें। ऐसी स्थिति में हिजाब पे या किसी भी मामले में ये हिजाब वाले इस बात में तर्क देते हैं कि साहब कोई कटार क्यों लेके आएगा, तो कोई तिलक क्यों लगा के आएगा, ये चीज अलग है। हिजाब का मुस्लिम कंट्रीज में भी आप देखें तो हिजाब कई जगह जो है उसको जो है बहिष्कार किया जा रहा है। ईरान का ही ले लें अभी मसला आप, तो ईरान में महिलाएं कितने जबरदस्त तरीके से उसका विरोध कर रही हैं, जबकि ईरान तो मतलब जो है कि वहां पे तो मुस्लिम उसको माना जाता है कानून को, इसके बावजूद वहां पे जो है हिजाब का विरोध हो रहा है। इसके मायने ये है कि हिजाब जो है मुस्लिम संप्रदाय का या जो है इस्लाम का कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है। इसको यहाँ पे इंडिया में बिला वजह तूल दिया जा रहा है और इसको निश्चित रूप से इस पे जो है बैन लगेंगे। लेकिन ये जो फैसला है जो दो भागों में बंट गया है वसंत शर्मा जी, जो दो जजों की तरफ से अलग अलग अपने अपने बयान, ये कैसे राय कैसे बंट गई है सुप्रीम कोर्ट में? क्या है एक्चुअली, मैं अभी इसमें थोड़ा सा अपनी राय देने में इसी थोड़ा सा वो करूंगा कि अभी मैंने उस जजमेंट को पूरा देखा नहीं है। जब तक वो पूरी ओपिनियन मेरे सामने नहीं आ पाएगी या मैं उस बारे में कोई विशेष रूप से अलग से कहने स्थिति में नहीं हूँ अभी। लेकिन जहां तक जब ये स्थिति बनती है कोर्ट में, ये दोनों जजेस के डिफरेंट ओपिनियन होती है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में तीसरे जज को उसमें रेफर किया जाएगा, एक और जज को उसमें शामिल किया जाएगा। तो तीन जजेस में से जो मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन होगा उसको फॉलो किया जाएगा। वसंत शर्मा जी को जी, नीलाभ जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। नीलाभ जी, आपने वसंत शर्मा जी को सुना होगा, उनकी तरफ से अच्छे से इस पूरे मामले को और आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये शिक्षा से जोड़कर इस पूरे मामले को भारत में सिर्फ तूल देने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ शुरू से, बाद में अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है इस चीज को लेकर। ये देखिए, अगर बाध्यता हो किसी चीज की, धार्मिक अगर कट्टरता हो,
हम फिर भी बहुत सोच सकते हैं। अगर स्वेच्छा कोई आदमी अपने धार्मिक चिन्ह का या प्रतीक का वो पहनता है तो वो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं, ये तो हमारी स्वतंत्रता है। सिख पगड़ी पहनते हैं या मैं रुद्राक्ष धारण करता हूँ या धार्मिक देवी का चित्र गले में लगाता हूँ या तिलक लगाता हूँ, तो ये मेरी आस्था का बात है, वो कोई बाध्यता तो है नहीं किसी की, वो किया जा रहा है। सीधी सीधी बात है, इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, चुनावी मुद्दा बना है। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि श्री ने हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव लड़ना है, इन्हें बेरोजगारी की अनिमेष जी जवाब दीजिए, तूल देने की बात हो रही है और इसे सिर्फ एक मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही जा रही है। लेकर देश से भाग गए, उस पर सवाल नहीं करना है। ठीक है, ठीक है नीलाभ जी, मैं सवाल पूछ लिया, आपका सवाल पूछ लिया। अनिमेष जी जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दा कौन बना है? आखिर आज पिछले 70 साल के इतिहास देखेंगे, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दे किसने बनाए। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही इस तरह के मुद्दे बनाए अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने के लिए। चाहे उन्होंने पर्सनल लॉ बना के एक समाज विशेष को वरीयता देने या प्राथमिकता देने का काम किया हो, चाहे उन्होंने वक्फ बोर्ड बना के संपत्तियों पे उनका अधिकार में उनकी प्राथमिकता देने का काम किया हो, चाहे वो अभी हो हिजाब के मामले में। आज एक बात बताइए, कोई भारतीय जनता पार्टी तो इसका विरोध नहीं कर रही थी कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए। भाई स्कूल में अगर एक यूनिफॉर्म कोड होता है, कल को तो अगर हमारे वकील साहब बैठे हैं, अगर कोई कोर्ट पे जाके बोलेगा कि मैं तो बरमूडा पहन के प्रैक्टिस करने आऊंगा, मेरे को बरमूडा पहनने की अधिकार है, मेरा कपड़ा है, मैं यही पहन के रहूंगा, तो क्या कोर्ट उसको अलाउ करेगा? कल को कोई पुलिस वाला कहने लगेगा कि मैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ड्यूटी पे आऊंगा, तो क्या उसको अलाउ किया जाएगा क्या? ये देखिए, ये सब ये क्या है, एक जाति विशेष को भड़काने के लिए कांग्रेस की रची सच्ची साजिश है। और हम देखते आए, लगातार देखते आए कि इस समुदाय विशेष को कांग्रेस हमेशा भड़काता रहा है और उसी का नतीजा है। क्या है, आप देखिए कि इतनी सुविधाएं होने के बाद, इतनी प्राथमिकताएं होने के बाद, इतना इनको अलग से दर्जा देने के बाद भी आज इतने पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि इनको कभी किताब में, कभी हिजाब में, कभी बवाल में उलझा के कांग्रेस पार्टी ने इनको रखा है, कभी इनको मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया। कभी आज मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, अभी आरिफ मसूद जी का आपने स्टेटमेंट सुनवाया, क्यों आरिफ मसूद जी नहीं कहते हैं अपनी बहनों से कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों से आह्वान करता हूँ कि आपको जो भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जानी चाहिए उसे पहनिए और आप तो पढ़ाई में ध्यान रखिए, पढ़ाई में आके अव्वल बनिए। वो पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, वो हिजाब की बात करते हैं। वो पढ़ाई, अगर आपको सरिया कानून मानना है तो सरिया कानून के बाकी कानून भी मानिए ना, वो तो आप मानने तैयार नहीं होते। लेकिन जहां आपको विवाद करने का मौका मिलता है, जहां दूसरे को नीचे दिखाने का मौका मिलता है, जहां आपको भड़काने का मौका मिलता है, वहां ये कांग्रेस पार्टी एक समुदाय विशेष साथ कूद जाती है और देश में अराजकता का माहौल बनाती है। लेकिन अनिमेष जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बीच ये मुद्दा कहां से आ गया? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मुद्दा कहां से आ गया? जब एक तरफ सरकार यूनिफॉर्म दे रही है, साइकिलें बांट रही है, लैपटॉप दे रही है, बच्चियों की फीस जमा कर रही है, इतनी सुविधाएं दे रही है, उसमें ये हिजाब को मुद्दा बनाई बेटी। आज एक बात बताइए, कौन माता पिता होगा जो इतनी सुविधाएं छुड़वाने के बाद कहेगा कि नहीं, मेरी बेटी तो सर पे कपड़ा बांध के जाएगी तो स्कूल जाएगी, नहीं मैं परीक्षा नहीं देने दूंगा? आप बताइए, ऐसा कोई आज की तारीख में कोई ऐसे पेरेंट हो सकते हैं क्या? कोई नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि 70 साल में इन्होंने इस समुदाय के लोगों को अनपढ़ रखा है, पिछड़ा हुआ रखा है, कभी उनको आगे आने नहीं दिया, तो इसलिए वो मानसिकता, कुंठित मानसिकता को ये बार बार बढ़ावा देते हैं, उनको भड़काते हैं और उनको आज इनका ये सोचा समझा है कि भाई एक तरह से उनको ये दोहरे दर्जे की फीलिंग का एहसास करवाएंगे और फिर एक समाज विशेष के खिलाफ लड़ाने के लिए उनको खड़ा कर देंगे। ये इनकी सोची समझी राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहले भी यही करते आए और आज भी यही कर रहे हैं। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी सभी मुस्लिम बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, आज आप सिर पे क्या कपड़ा बांध के आ रही है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है, मुद्दा ये है कि आगे आपको जाके कैसे तरक्की मिलने वाली है, मुद्दा ये है कि आपका परिवार समाज के साथ आगे बढ़ रहा है कि नहीं, मुद्दा ये है कि आप देश के विकास के साथ आगे बढ़ रही है कि नहीं, आपका जीवन सुधर रहा है कि नहीं। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि आप सर पे कपड़ा बांध के आ रही है कि नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब हिंदू समाज में पर्दा प्रथा बंद की गई, जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई, क्या किसने विरोध किया? हमने भी तो स्वीकार किया ना। आज अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर या कोर्ट के आदेश के नाम पर या स्कूल के प्रिंसिपल के आदेश पर अगर हिजाब पे रोक लगा रहे तो उसको स्वीकार करने में क्या बुराई है? ये इससे पढ़ाई तो नहीं रुक रही ना। आपकी पढ़ाई रुक रही हो, आपके जीवन जीने में कोई समस्या आ रही हो तो मैं मान सकता हूँ कि भाई आप जीवन यापन कैसे करेंगे। ये तो ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुस्लिम वर्ग को भड़काती रही है, उनको ऐसा, अब चूंकि ये विपक्ष में है इसलिए उनको एहसास दिलाना चाहती है। ये जो आप कमलनाथ जी का बयान आया होगा, जो उन्होंने छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव पहले कहा था कि हमको 99% इस समाज के वोट डलवाने हैं, वो जो इनकी रणनीति है उसी रणनीति पे काम करते हुए ये आज भी इसको मुद्दा बना रहे हैं। नहीं तो आरिफ मसूद जी आज ये बयान देने की जगह अपनी बहनों से अपील करते कि मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कपड़ा कोई, लेकिन यही आरोप तो बीजेपी कांग्रेस आप पर लगा रही है। अभी आपने सुना होगा नीलाभ जी को, वो साफ तौर पर कह रही है
कि बीजेपी एक मुद्दा लेती है, मुद्दा बहुत सारे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, उनकी पढ़ाई का मुद्दा है, उन मुद्दों से भटकाते हुए, महंगाई के मुद्दों से भटकाते हुए हिजाब का मुद्दा लेकर आ रही है। नहीं, इसमें क्या बीजेपी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं क्या हिजाब पहन कर जाएंगे? क्या बीजेपी पार्टी की कोई महिलाएं मांग कर रही है क्या हिजाब पहन कर जाएंगे? क्या वो इसलिए जिद पे अड़ी हुई है? क्या वो परीक्षा को बहिष्कार कर रही है क्या? ठीक है, वसंत शर्मा जी से आखिरी सवाल मेरा वसंत शर्मा जी से है। वसंत जी, एक ड्रेस को लेकर ये जो हंगामा शुरू हुआ है स्कूल कॉलेजों में, लेकिन ये तो बहुत पुराना मामला है। अगर हम देखें तो इस तरीके से महिलाओं का कहना है कि हम पहले से भी यही जो पहन के आज आए हैं उसे तब भी पहनकर आए थे, तब ये विवाद शुरू नहीं हुआ था। कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। क्या लग रहा है कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ जो निर्णय है वो सामने आ सकता है, क्योंकि दो जज तो अलग अलग राय दे रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत राय भी आपको बताऊं, जो कानूनन भी ये यूनिफॉर्म का मायने ही तो होते हैं कि सारे स्टूडेंट्स एक तरीके से आए, एक यूनिफॉर्म हो, एक कलर हो, एक तरीके के कपड़े पहने, एक वस्त्र पहने। अब उसमें यदि आप उसको अपने धर्म को उसमें बीच में डालते हैं तो ये उसकी संप्रदाय वालों की गलती है। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए मुस्लिम संप्रदाय के धर्मगुरुओं को आह्वान करूंगा कि वे इस बात से स्पष्ट करें स्थिति से। ठीक है, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। तो फिलहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ये हिजाब की लड़ाई जो है वो बड़ी बेंच तक पहुंच गई है। देखना यह होगा कि बड़ी बेंच उस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।